एक दो मिनट और देख लेते हैं, जो आ रहे हैं आ जाएं, शुरू करते हैं। पिछली कुछ क्लासों से भैया स्ट्रेंथ बच्चों की कम हो रही है। आप लोग बताइए कि क्या समस्या आ रही है। लास्ट वीक के बाद से इस वीक जब मैं आया हूँ तो बच्चे थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं। आवाज आ रही है सब तक? यस सर, आ रही है। तो चलिए शुरू कर। कल हम लोग ने देखा था जब केवल क्या था, सर्किट में रेजिस्टेंस था, केवल सर्किट में क्या था, कैपेसिटर था, और केवल क्या था, इंडक्टर था। ठीक है ना? याद करिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब केवल रेजिस्टेंस था, ओनली आर, तब V एंड I आर इन सेम फेज। याद करिए, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता था? जीरो होता था। जब क्या होता था? ओनली L होता था, इंडक्टर, तब वोल्टेज V लीड्स द करंट, V लीड्स द करंट बाई 90 डिग्री। याद है, वोल्टेज 90 आगे होता था करंट से। और तीसरा क्या था? जब ओनली क्या हो, सही लिख रहे हैं ना, तो V यानी कि लिख सकते हैं आप इसको, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 90, I लीड्स द वोल्टेज बाई 90। ये कल तीन चीजें देखी थी हम लोगों ने। सही है? इंडक्टर में कौन आगे रहता था? वोल्टेज। यस सर। और कैपेसिटर में करंट आगे रहती थी। करंट। यस सर। अब देखते हैं कि अगर L और R दोनों को मिला दिया जाए, अगर L और R दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा। चलिए चलिए मिलाते हैं इन दोनों को। रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज मान लिया है VR है, और इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज मान लिया है VL है। ठीक है? अब मान लेते, अच्छा हमें निकालना है कि टोटल वोल्टेज किस तरीके से काम करेगा। हम मान लेते हैं इस बार की करंट जो हमने फ्लो कराई है I, वो है I नॉट साइन ओमेगा टी। हमें फाइंड करना है ये वाला वोल्टेज, हमें फाइंड करना है ये वाला वोल्टेज। अब देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर करंट, ध्यान से देखिएगा, अगर करंट ये है तो रजिस्टर का वोल्टेज, मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? बताइए ध्यान से। यस सर। कैसे लिखा ये भी बताइए, कैसे लिखा ये भी तो बताइए। ये ऐसे लिखा
क्योंकि हम जानते हैं कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, इसलिए करंट अगर साइन ओमेगा टी थी तो वोल्टेज को भी क्या लिख लिया है, साइन ओमेगा टी। अगर इंडक्टर का वोल्टेज लिखना हो VL तो क्या हो जाएगा, V नॉट L साइन ओमेगा टी। अब क्या लिखेंगे इसमें बताइए जरा, प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू? माइनस पाई बाई टू। बोलिए क्यों प्लस माइनस पाई बाई टू? पाई बाई भाई इंडक्टर में तो वोल्टेज आगे रहता है ना, तो अगर करंट ओमेगा टी पर है तो वोल्टेज इससे आगे होगा। ठीक है, क्लियर है ना बात? यस यस सर। अब सर। अगर देखिए हम लोग इसका अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए इस तरफ हमने बनाया आपका V नॉट R और इस तरफ बनाया V नॉट L। जिस तरफ V नॉट R है उसी तरफ करंट है, और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का फेज डिफरेंस है, 90 का। देखिए दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 90 का फेज डिफरेंस है। अब दो ये हैं, अब इनका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इनके बीच से, और वो रिजल्टेंट कितना होगा, V नॉट, जो इसका रिजल्टेंट है, जो आपकी सप्लाई वोल्टेज, हम सप्लाई वोल्टेज की स्टडी करना चाह रहे हैं। अब यहां से अगर आप निकालना चाहें तो आप क्या लगाएंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट L का स्क्वायर प्लस V नॉट R का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। अरे इस V नॉट L पाइथागोरस को उठाकर इस V नॉट L को उठाकर यहां रख लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए जरा, तो देखिए यहां से V नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट V नॉट का स्क्वायर, V नॉट L वाला है ना ये, तो इसमें देखिए L में क्या होता है, याद करिए, जो V नॉट L होता था, कल आपको बताया था क्या होता था, IXL, V बराबर IR और XL बराबर क्या होता था, ओमेगा इंटू L। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R का स्क्वायर। ठीक है ना, ये I नॉट होता था। अब यहां से देख लीजिए, तो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I नॉट स्क्वायर बाहर आएगा तो V नॉट इज इक्वल टू बचेगा I नॉट अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि V इज इक्वल टू IR, मतलब जो ये I के बगल में टर्म लिखा होता है ये कुछ रेजिस्टेंस टाइप का टर्म होता है, ये कुछ रेजिस्टेंस टाइप का टर्म होता है। क्यों टर्म होता है आप जान रहे हैं, अगर आप I नॉट को यहां लेकर आएंगे तो V अपॉन I का जो यूनिट है वो ओम आना चाहिए, क्योंकि V अपॉन I की यूनिट क्या आती है, ओम आती है। तो अगर इसकी यूनिट ओम है तो यानी कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। इसका हम लोग नाम देते हैं Z, और Z है यहाँ पर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और Z को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इम्पीडेंस कब आता है सर्किट में, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आप लगा दें, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आप लगा दें। जब तक सिंगल था तब तक क्या था, रेजिस्टेंस था, और क्या था, रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे ही एक से ज्यादा हुआ, दो हो गए, तो क्या चुका है, इम्पीडेंस। तो जेड भी क्या है आपका, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, जो कि दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इस आर का भी और इस एल का भी। ठीक है ना, जेड की यूनिट क्या होगी, ओम। ठीक है ना, किसकी तरह काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। क्लियर है? यस जरा सर। ध्यान से, अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं इस तरह का। इधर देखिए V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, I नॉट R, तो मैं इधर लिख रहा हूं R, इधर मैं लिख रहा हूं क्या, XL, और इस तरफ क्या चला जाएगा, Z जाएगा कि नहीं, और यहां क्या फ्लो कर रही थी, करंट। ठीक है, बोलिए। इस एंगल को अगर फाई मान लिया जाए, ये फाई क्या है, देखिए ये जेड किसके लिए था, ध्यान से देखिएगा, देखिए
आर की डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है। करंट से फाई ऊपर कौन है आपका, ये वाला वोल्टेज, ध्यान से देखिएगा। करंट से फाई ऊपर कौन सा आपका वोल्टेज है, जेड किसके लिए, इस वाले वी के लिए। तो अगर मैं यहां से फेज डिफरेंस निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखिए tan फाई, जरा यहां से tan फाई निकालिए, क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, एक्सएल लंब बटे बटे आर। आधार यानी कि, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एक्सएल बटे आर। तो ये क्या निकाल लिया आपने, फेज निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताइए, फेज आपका निकल गया। अच्छा इसमें ये बताइए कि वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगी, मतलब जो ये वोल्टेज आपने निकाला है इस केस में वोल्टेज आगे रहेगा फेज में या करंट आगे रहेगी, वोल्टेज। देखिए वोल्टेज आगे रहेगा, कैसे आगे रहेगा इसको देख लीजिए। देखिए दो इसमें कंपोनेंट लगे हैं, एक तो रेजिस्टेंस लगा है, एक इंडक्टेंस लगा है। रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस चाहता है कि हम करंट के साथ साथ चलें, लेकिन ये इंडक्टेंस चाहता है कि हम 90 डिग्री आगे चलें। अब एक इसको खींच रहा है आगे और एक इसको खींच रहा है ऊपर, तो ये कहां से चला गया, दोनों के बीच से, ठीक है ना। तो यानी कि वोल्टेज करंट को लीड करेगा किस फेज डिफरेंस से, इस फेज डिफरेंस से, एक्सएल अपॉन आर से। बात समझ रहे हैं। बोलिए भाई। Yes, sir. तो एलआर सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है किससे, करंट से। किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्टर कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चाहता है कि करंट के साथ साथ ही चलें, लेकिन इंडक्टर चाहता है कि हम 90 आगे चलें। तो ना इसकी बात ना उसकी बात, दोनों के बीच से काम हो गया। क्लियर है, मिटाएं इसे। यस सर। अच्छा इसी तरह आप क्या निकाल, इसी तरह आपको खुद सॉल्व करना है कौन सा सर्किट, सीआर सर्किट। सीआर सर्किट बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। वहां पर एक चीज का डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, करंट जा रही होगी ऐसे, वी नॉट आर होगा ऐसे, और ये वाला कहां चला जाएगा, वी नॉट सी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें इस वाले सर्किट में जो करंट, ये वोल्टेज होता है किसका, कैपेसिटेंस वाला, वो करंट से 90 पीछे चलता है, ध्यान है ना, उसमें करंट लीड करती है। तो आपने इसको 90 नीचे बना दिया, तो इस बार जो आपका वी नॉट है वो यहां से चला जाएगा, लेकिन उससे जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसी तरह आप बनाएंगे किसके लिए, यहां पर आप बनाएंगे जेड, ये आप बनाएंगे आर, और यहां पर आप बनाएंगे इस बार एक्स सी। tan फाई निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा, वही आएगा एक्स सी बाई आर। तो इसी तरह आप सिमिलरली किसको सॉल्व कर सकते हैं, सीआर सर्किट को, ठीक है ना। वहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा सीआर सर्किट में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वहां पर देखिए ये अभी 90 पीछे था, इसने थोड़ा सा इसको घसीटा तो ये थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी करंट से ये फाई पीछे है, अभी भी करंट से ये फाई पीछे है। तो सीआर सर्किट में क्या होगा कि करंट लीड करेगी वोल्टेज को, जबकि एलआर सर्किट में अभी हमने देखा कि वोल्टेज लीड करता है करंट को। बात समझ रहे हैं ना। सी में क्या होता है, वोल्टेज पीछे चलता है तो हमने इसको नीचे बना दिया। आर में क्या है, कोई मतलब ही नहीं, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, यहां जैसे लिखा है एक्सएल स्क्वायर, तो यहां पर वहां पे क्या जाएगा, एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। और tan फाई क्या आ जाएगा, एक्स सी बाई आर। सब कुछ इसी तरह चलेगा सिमिलर। बस अंतर क्या है कि इस बार जो अभी आपका वोल्टेज ये आगे चल रहा है, करंट से ऊपर चल रहा है, देखिए ऊपर चल रहा है, अब वो नीचे चलेगा, मतलब करंट लीड करेगी और वोल्टेज पीछे चलेगा, यानी कि वोल्टेज लैग करेगा। बात समझ रहे हैं। Yes, यस sir. सर। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह करते चले जाना है सीआर सर्किट को।
चलिए जरा एक देखिए, छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक सर्किट दिया है, कह रहा है इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है 200 ओम का, एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस कितना है 2/पाई, एच क्या है हेनरी, यानी कि उसकी यूनिट। एक वोल्टेज लगा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है। कह रहा है कि पहले क्या बताइए, एक्सएल निकालिए, फिर जेड निकालिए, फिर आई नॉट निकालिए, और फिर इक्वेशन ऑफ करंट, यानी कि आई की इक्वेशन, जिस तरह वी की इक्वेशन है उसी तरह आपको आई की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलिए शुरू करिए, निकालना शुरू कर दीजिए। एक्सएल 200, जेड 200√2, आई नॉट 1। आई नॉट कितना आ रहा है? 1। अच्छा, और इक्वेशन ऑफ करंट? सर एक्सएल बराबर 200 ओम, जेड बराबर 200 अंडर ठीक। रूट 2 ओम, आई नॉट बराबर 1/√2 एम्पियर, और इक्वेशन ऑफ और करंट 1/√2 साइन 100πt। नहीं, गड़बड़ है कुछ, थोड़ा ध्यान दो। और थोड़ा और ध्यान दीजिए, लास्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। मानसी, इक्वेशन ऑफ करंट आया? यस सर, 1/√2 इक्वेशन ऑफ करंट साइन कितना है? 100πt। गलत है। सर 1/√2 साइन 100π माइनस के π/2 t। गलत। पहुंच रहे हो नजदीक, थोड़ा सा और ध्यान दो, कहाँ गड़बड़ हो रही है। और कोई नहीं कर रहा, केवल 2 लोग बस कर रहे हैं।
सर जी एक्सल आया है 200, जेड आया है 800। जेड आया है 800। सर इक्वेशन ऑफ करंट 1/√2 sin 100 पाई माइनस के पाई बाई 4 t। अब सही है। फिर जेड 800 में शुरू होगा 200√2। 200√2। चलिए देखिए, पहला पूछ रहा है एक्सएल, तो एक्सएल के लिए आपको चाहिए ओमेगा एल। अब ओमेगा कहां से निकलेगा? तो ओमेगा निकलेगा यहां से। इसको कंपेयर करिए v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से, तो दो चीजें पता चलेंगी। v नॉट पता चलेगा 200 और ओमेगा कितना है 100 पाई। तो एक्सएल क्या हो जाएगा 100 पाई 2/पाई, तो पाई से पाई खत्म, तो एक्सएल बराबर आया 200 ओम। ये हो गया पहला। फिर सेकंड में पूछ रहा है जेड। जेड बराबर क्या होता है √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, √200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 200 √2। क्या आ गया? जेड आ गया। अब आपको तीसरा क्या निकालना है आई नॉट। तो आई नॉट क्या होगा वी नॉट बाई जेड। वी नॉट कितना है 200 और जेड कितना है 200 √2। 200 से 200 खत्म, आई नॉट आया 1/√2। अब चाहिए करंट की इक्वेशन। करंट की इक्वेशन देखिए होती क्या है, याद करिए एल आर सर्किट में वोल्टेज आपका आगे रहता है, करंट पीछे रहती है। यानी कि ये इक्वेशन इस तरह बनेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। करंट कहाँ चलेगी? पीछे चलेगी। वोल्टेज कहाँ चलेगा? आगे। अब फाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया गया था tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। एक्सएल कितना है 200, आर कितना है 200, कितना है 1। tan फाई इज इक्वल टू 1, यानी कि फाई इज इक्वल टू 45। 45 का मतलब पाई बाई 4। तो यहां से आई बराबर आई नॉट हुआ 1/√2 साइन ओमेगा कितना है आपका वही 100 पाई टी माइनस का पाई बाई 4। ये क्या हुई इक्वेशन ऑफ करंट। छाप लें जिन्होंने नहीं किया। हो गया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए अब देखना है हम लोगों को सीरीज एलसीआर सर्किट।
अभी तक 2 थे, अब तीनों एक साथ आ जाएंगे। चलिए बना लीजिए, ये हुआ L, ये हुआ C और ये हुआ R। ये लगाया आपने AC वोल्टेज प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या है, LCR। चलिए करंट फ्लो करा देते हैं, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस करंट को देखते हुए हमें फिर से क्या लिखने हैं, वोल्टेज लिखने हैं। चलिए लिखिए, तो पहले लिखिए किसके लिए, R के लिए, तो क्या हो जाएगा V नॉट R। रेजिस्टेंस में आप जानते हैं कि करंट के फेज में ही गाड़ी चलती है, तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी ही हो गया। VL, तो V नॉट L साइन ओमेगा टी, कितना लिखेंगे, प्लस कि माइनस, प्लस पाई बाई प्लस प्लस पाई बाई 2। इसी तरह VC में V नॉट C साइन ओमेगा टी, आगे माइनस π/2। π/2। ठीक है, ये तीनों मिल गए। अब देखिए ध्यान से, अगर इनका हम लोग क्या बनाए, ग्राफ बनाए, मान लीजिए ये डायरेक्शन है करंट की, तो करंट की डायरेक्शन में ही क्या मिलेगा आपको, V नॉट R मिलेगा। करंट से 90 डिग्री ऊपर क्या मिलेगा, V नॉट L, और करंट से 90 डिग्री नीचे क्या मिलेगा, V नॉट C। देखिए मिलेगा कि नहीं। इसी तरह का सेम ग्राफ आप बना सकते हैं, किसके लिए, V नॉट R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, इधर क्या है, इंडक्ट ये XL, और नीचे क्या है, XC। देखिए सही है कि नहीं। यस सर। अब देखिए तीन चीजें हो सकती हैं, या तो XL XC से बड़ा हो, या XC XL से बड़ा हो, या दोनों क्या हो, बराबर हो। तो तीनों कंडीशन के लिए हम लोग को देखना है कि क्या कैसे होगा। पहली कंडीशन, व्हेन V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C, इसका मतलब क्या है कि XL इज ग्रेटर देन XC। भाई V नॉट L क्या होगा, IXL, V नॉट C क्या होगा, IXC, यानी कि XL बड़ा है XC से। अब देखिए, अगर XL XC से बड़ा है, तो ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां जाएगा, XL की डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर। समझ रहे हैं ना। यस सर, यस सर। तो यानी कि अब ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह बनेगा, ऊपर क्या है, XL माइनस XC, और नीचे क्या है, R, और ये क्या है, करंट I। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इनके बीच से। समझ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, Z। इस एंगल को मानिए फाई, और यहां से क्या निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए tan फाई। ये tan फाई से पहले आप क्या निकालिए, यहाँ पर tan फाई से पहले आप निकालिए वोल्टेज। पहले हम लोग को वोल्टेज भी तो चाहिए, फेज डिफरेंस भी निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से फेज डिफरेंस, चलिए निकाल बना लिया, तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। नीचे बोर्ड कहाँ तक दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से अगर मैं tan फाई निकालूंगा तो क्या जाएगा, XL माइनस XC बटे R, फेज निकाल लिया है, ठीक है ना, सही है। यस सर। यस सर। चलिए अब निकालना है हम लोगों को वोल्टेज। देखिए जिस तरफ Z है, जैसे देखिए यहाँ पर, इसको तो और एक ग्राफ बनाओ, किसी में समझ जाएंगे। देखिए जिस तरफ XL माइनस XC है, उस तरफ क्या जाएगा, VL माइनस VC। जिस तरफ XL माइनस XC है, उसी तरफ क्या जाएगा, VL माइनस VC, जाएगा ना। यस यस सर। सर, यस सर। और Z की तरफ क्या जाएगा, V नॉट, यानी कि जो फाइनल निकालने जा रहे हैं, और इधर R है, तो इधर क्या जाएगा, VR। चलो बना ही लेते हैं, इधर बना देता हूँ, दिख रहा है, कॉर्नर का बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए। अरे इस तरह है, आपने माना था कि V नॉट L V नॉट C से बड़ा है, तो यहाँ क्या जाएगा, VL माइनस VC, और यहाँ क्या है, VR, और ये क्या है, करंट, और यहाँ क्या चला गया, V नॉट, जो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, सही है। स्क्वायर रूट लीजिए, तो अंडर रूट VL माइनस VC का
होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। जरा वैल्यू रखिए तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एल क्या होता है, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। सही है, देखिएगा आप ध्यान से थोड़ा सा, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं। मैं यहां से ये सॉरी आई नॉट होगा, यहां भी क्या होगा आई नॉट। मैं यहां से आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, जरा देखिएगा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, आई नॉट स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। जरा देख कर बताइए क्या ये लिखा जा सकता है, पहले तो ये बताइए कि दिख रहा है वहां तक कि नहीं दिख रहा। अब दिख रहा होगा। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं ना, यहाँ से Yes, यहाँ आ सकते हैं ना। चलिए ठीक है, जिसको ना समझ में आ रहा हो वो इसका स्क्वायर खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, फिर ये चीज आ जाएगी। चलिए अंडर रूट, देखिए आई स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो आई नॉट बचेगा, और अंडर रूट में क्या बचा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करिए ध्यान से, तो V बराबर आई आर, मतलब ये कुछ रेजिस्टेंस टाइप का है, और ये फिर से क्या है आपका इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ कितनी आई है एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है, ये क्या आ गया आपका इम्पीडेंस। समझ रहे हैं? यस सर। फेज डिफरेंस आप Yes. निकाल ही चुके हैं, फेज डिफरेंस आप निकाल ही चुके हैं। अब देखिए यहां पर बात आती है कि अब कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगी। चलिए तो देखिए, आपने माना है, क्या माना है आपने, आपने ये माना है कि जो VL है, जो कहां गया केस फर्स्ट, जो VL है वो VC से बड़ा है, यानी कि जो इंडक्टेंस वाला वोल्टेज है वो कैपेसिटेंस वाले से बड़ा है। तो जब L वाला वोल्टेज बड़ा है और C वाला वोल्टेज छोटा है, तो जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव करेगा, L वाले की तरह बिहेव करेगा। जब सर्किट L वाले की तरह बिहेव करेगा, यानी कि सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और जब सर्किट इंडक्टिव होता है तो आप जानते हैं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से लीड करता है, यानी कि वोल्टेज क्या रहता है, आगे रहता है। याद है भाई, आपने L को बड़ा मान लिया ना, जब L को बड़ा मान लिया तो सर्किट कैसे काम करेगा, L की तरह। जब सर्किट L की तरह काम करता है तब होता क्या है, वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलती है। सही है? Yes, sir. यस सर। तो यानी कि इस केस में जब L इज ग्रेटर देन C है तो वोल्टेज लीड्स द करंट होगा, वोल्टेज लीड्स द करंट। सही है? Yes, sir. अब दूसरा केस भी देख सकते हैं हम लोग, जब क्या हो जाए, अब मैं उसको कर नहीं रहा हूं, आपको केवल बता रहा हूं, ठीक है ना, समझ जाइएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब VC इज ग्रेटर देन VL हो जाए, तो जहां जहां VL माइनस VC आ रहा है वहां वहां VC माइनस VL आने लगेगा। जहां जहां XL माइनस XC आ रहा है वहां वहां XC माइनस XL आने लगेगा। तो फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा जेड का, फिर अंडर रूट XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और tan फाई क्या हो जाएगा, XC माइनस XL डिवाइड बाई आर। तो इसीलिए आपको अगर पता ना चल पाए, जैसे आप लोग को अगर जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो हम लोग इस तरह लिखते हैं कि Z बराबर अंडर रूट एक्सएल डिफर XC। एक्सएल डिफर XC का मतलब ये है कि जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में आपने एक्सएल निकाला XC निकाला, पता नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है बात? यस सर। तो इस तरह में क्या हो जाएगा, इसका दूसरा केस भी हो गया। सही है? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहले इसके कुछ एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, XC के हो जाएगा,
2 देख लिए हैं, तीसरा भी देखेंगे। चलिए मिटा दें इसे। सर इसमें करंट लीड करेगा। यस सर। दूसरे वाले में ना? यस सर। हाँ, दूसरे वाले में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगी, क्योंकि आपने सी को बड़ा माना है। तो यानी कि सर्किट कैसे बिहेव करेगा? कैपेसिटर की टाइप का, और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे चलता है और करंट आगे चलती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मिटाएं? यस सर। यस सर। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सबका हो जाना चाहिए, ये नहीं कि बस केवल 2 लोग आंसर निकालने हैं। एक दिन हम लोग का जो है वेस्ट चला गया, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है सिलेबस में दिक्कत आ गई। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, देखिए पूछ क्या कह रहा है। पहले पूछ रहा है एक्सएल निकालिए, एक्ससी निकालिए, जेड निकालिए, फाई निकालिए, वी नॉट निकालिए। वी नॉट का मतलब इसका जो पीक वोल्टेज है, वीटी मतलब इसके वोल्टेज की इक्वेशन निकालिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जाएगा उसकी इक्वेशन। जब ब्रैकेट में टी लिख दिया जाए तो मतलब इक्वेशन पूछ रहा है। वीसी में क्या इक्वेशन बनेगी और वीएल में क्या इक्वेशन बनेगी। 1 बाई 1 सबको सॉल्व करते चले जाइए और आंसर आपको जो है मिलेगा। क्वेश्चन समझ गए सब लोग क्या करना है? यस सर। आया किसी का आंसर? यस सर। क्या क्या आया बताओ। 16 ओम एक्सएल, एक्ससी ठीक है, और 20 ओम, जेड 5 ओम, हम्म फाई बराबर 10 इनवर्स 4/3, और वी नॉट बराबर 50, और इक्वेशन ऑफ वोल्टेज की सर 50 साइन 100t माइनस के 10 इनवर्स 4/3। 10 इनवर्स 4/3 की वैल्यू कितनी होती है? सर पता नहीं। 53। आपका आ गया आंसर? यस सर, लास्ट बस बचा। करिए। और बाकी लोगों का? लास्ट वाला कर रहे।
लास्ट वाला वो करने में इतना समय लग रहा है? हुआ किसी का? आवाज आ रही है? यस सर। आंसर आ गए सारे? जी सर। चलिए सर XL is equal to 16, XC is equal to 20, Z is equal to 5 और जो है फिर 4/3 और V नॉट is equal to 50, फिर जो है V की जो है 50 साइन 100t माइनस 53/2 53/2 और VT की इक्वेशन बोलिए फिर से एक बार। सर V 50 साइन 100t माइनस 53/2। 53/2 कहाँ से आ रहा है? एक मिनट 53 चलिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको कंपेयर करिए। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको मिला I नॉट 10 और आपको मिला ओमेगा कितना मिला 100। पाई था क्या कहीं? पाई तो नहीं छूटा? नहीं, ठीक है। चलिए ये मिल गया। अब आपका पहला काम एक्सेल निकालना। एक्सेल बराबर ओमेगा एल 100 0.16 यानी कि आया 16 ओम पहला। दूसरा एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/100 और ये कितना है 500 माइक्रोफेरेड 10 की घाते माइनस का 6। देखिए 2 0 खत्म। 1/5 10 की घाते -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घाते +2 यानी कि 100 और नीचे कितना है 5 तो 20 आ जाएगा। ये आ गया कितना 20 ओम। ये मिल गया। फिर क्या पूछ रहा है जेड नंबर 3, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ठीक है। नंबर 3 में देखिए क्या करना है। जेड बराबर क्या होता है अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट 20 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 20 माइनस 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 25 अंडर रूट 25 यानी कि कितना आया 5, तो जेड आ गया 5 ओम। फिर क्या निकालना है फाई, तो tan फाई जानते हैं हम लोग क्या होता है एक्स सी माइनस एक्सएल बटे आर 20 माइनस 16/3 4/3। tan में 4/3 वैल्यू किसकी होती है 53 की। ये भी मिल गया। फिर आ जाइए नंबर 5 पर। क्या पूछ रहा है वी नॉट, तो वी नॉट बराबर क्या होगा आई नॉट जेड। आई नॉट कितना है 10 और ये कितना है 5, तो कितना आ गया 50 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है करंट, मतलब ये वोल्टेज की इक्वेशन। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये बताइए +5 की -5? माइनस। क्यों? सर क्योंकि XC बड़ा है।
क्योंकि XC XL से बड़ा है तो सर्किट किस तरह काम करेगा, सर्किट काम करेगा जिस तरह कैपेसिटर वाला काम करता है, यानी कि वोल्टेज कहां जाएगा, करंट से पीछे। तो ओमेगा टी माइनस का फाई, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, V नॉट यानी कि 50 साइन ओमेगा कितना है 100 टी माइनस का 53, ये क्या हो गया आपका V टी। क्लियर है। अब क्या निकालना है, VRT। VRT की इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे V नॉट R। अब साइन, रेजिस्टेंस में करंट कहां जाती है, रेजिस्टेंस में करंट, ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज कहां रहता है, करंट के साथ साथ, तो साइन ओमेगा टी हो गया। V नॉट R कैसे निकालेंगे, V नॉट R क्या होगा, I नॉट R के बराबर, I नॉट कहां गया, I नॉट दिया है 10, R कितना है 3, तो कितना आ गया 30, तो ये कितना आ गया 30 साइन 100 टी। बोलो सही है, 30 साइन 100 टी। बोलिए भैया। यस सर। हाँ, अब बाकी का आप लोगों ने निकाला है तो जरा बताइए कि VLT कितना आया। आया है किसी का VLT? किसने नहीं किया, अरे इसी तरह कर लीजिए, क्या हो जाएगा V नॉट L साइन ओमेगा टी। अब ये बताइए इंडक्टर का वोल्टेज करंट के वोल्टेज से आगे रहता है या पीछे रहता है, कितना आगे रहता है, पाई बाई 2। तो V नॉट निकालने का, V नॉट L निकालने का क्या तरीका है, I नॉट XL, I नॉट है 10, XL निकाला था कहीं 16, तो कितना आया 160, तो ये हो गया 160 साइन 100 टी प्लस पाई बाई 2। एक चीज याद रखिएगा, गलती कहाँ होती है, इस 53 में ना 90 जोड़ दीजिएगा, ये 53 तो इसका वोल्टेज है, हमें मतलब किससे, करंट वाले से, ठीक है ना, इसलिए 90 ही आएगा, ये नहीं कि 53 प्लस 90 कर दें तो वो जो है आप उसको कम करके लिख दें 27, इस चीज का ध्यान देंगे। अब VC निकाल सकते हैं इसी तरह, क्या हो जाएगा IXC, तो यानी कि 200 साइन 100 टी माइनस का पाई बाई 2 होगा। यस सर। मिटाएं, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए अब देखते हैं वो स्पेशल केस जब XL और XC बराबर हो जाए। रेजोनेंस इन LCR सर्किट, ये हम लोगों का ग्राफ बना हुआ था, इस तरफ था XL, इस तरफ था XC और इस तरफ था R। अब अगर XL बराबर XC हो जाए, यानी कि ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो जो रिजल्टेंट है वो कहां जाएगा, केवल R के रिस्पेक्ट में जाएगा कि नहीं, इन दोनों ने खत्म कर दिया तो बचेगा केवल R। तो जब XL बराबर XC होगा तो सर्किट बिहेव कैसे करेगा,
सर्किट बिहेव्स एज प्योर रजिस्टिव सर्किट, और प्योर रजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, तुरंत 0 होगा कि नहीं। सर्किट बिहेव्स एज प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अब देखिए यहां से एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल होता कितना है ओमेगा एल, एक्ससी कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा को इधर भेजिए एल को इधर भेजिए, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा है, अगर इसको एफ में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या यहाँ पर करना है आपको, क्या क्या आपको समझना है। जो आपका क्या होता है जेड, वो एलसीआर सर्किट के लिए होता क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब इस केस में ध्यान से दीजिए, देखिएगा इस केस में ये टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल क्या आर। देखिए ये दोनों बराबर है 0, आर का स्क्वायर बाहर आएगा आर, तो यानी कि रेजोनेंस के कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो केवल किसके बराबर होता है आर, और ये इम्पीडेंस की क्या है मिनिमम वैल्यू है। भाई अगर इनकी कुछ वैल्यू होती तो ये ऐड हो जाता इसमें, तो ये क्या है सबसे मिनिमम, यानी कि जब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में होता है तब उस सर्किट का जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का मतलब उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस वो क्या होता है मिनिमम होता है। अब सीधी सी बात ये है कि अगर रेजिस्टेंस कहीं पर मिनिमम है तो इसका मतलब ये है कि करंट वहां मैक्सिमम होगी। तो रेजोनेंस देखिए सबसे हम चाहते क्या, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है मिनिमम, करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम, क्या हो जाएगी करंट नॉर्मली का होती थी वी नॉट बराबर क्या होती थी जेड, अब यहाँ पर किसके बराबर हो गई वी नॉट बाई आर के, क्योंकि जेड बराबर किसके है, तो ये क्या हो गई मैक्सिमम करंट हो गई, ठीक है ना। तो करंट क्या होती है मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इंपीडेंस क्या होता है मिनिमम। अगर आप पावर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें पावर, तो पावर भी क्या होगी मैक्सिमम। भाई जब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो पावर क्या होगी मैक्सिमम। पावर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। नॉर्मली अभी तक जो आपने पावर पढ़ी है वो किसके बराबर पढ़ी है वी इंटू आई के नॉर्मली। यहां पर पावर क्या होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए फाई कितना है 0 है कि नहीं है, फाई कितना है 0, जब फाई 0 है तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो यानी कि जो मैक्सिमम पावर आई वो किसके बराबर आई वी आर एम एस और आई आर एम एस के, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी नॉट बाई अंडर रूट 2 आई नॉट बाई अंडर रूट 2, तो यानी कि यहां से क्या जाएगा वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 आएगा। यस सर। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है इसके एक्सप्रेशंस हैं। आपको याद क्या रखना है कि जब रिजोनेंस होगा तो सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम होगा, सर्किट की करंट मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, और पावर है वो भी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होगी। यानी कि जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल एल और सी की वैल्यू पर। आप एल और सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाएगी। क्लियर है। Yes. अगर आप फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का ग्राफ देखेंगे, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है आपकी करंट, तो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का जो ग्राफ देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा देखने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी वैल्यू है, इसको थोड़ा और ऊंचा बना लीजिए, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू ध्यान से देखिएगा फ्रीक्वेंसी की
वो वैल्यू जिसके लिए करंट मैक्सिमम हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू के लिए करंट मैक्सिमम होगी, बताइए। अरे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यार, इसको दिखा दीजिए F0 से। अभी अभी आपने कहा कि जब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी यानी कि रिजोनेंस होगा तो करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो यानी कि ये जो मैक्सिमम करंट है ये कब होगी? जब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। या तो F0 का बना लीजिए या ओमेगा नॉट का, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इसका यूज क्या होता है रिजोनेंस का। कितने लोगों ने घर में पुराने जमाने वाला रेडियो देखा है जिसमें नॉब घुमाते जाते थे तो चैनल बदलते जाते थे? यस सर। यस सर। देखा है? यस सर। यस वो सर, इसी अभी पर भी है। बेस्ड है। अभी भी। वो इसी पर बेस्ड है। जो आजकल के रेडियो हैं वो भी इसी पर बेस्ड हैं। बाकी उसमें क्या होता है कि टच करने से, बटन दबाने से काम हो जाता है, उसमें नॉब घुमाने से काम होता था। तो नॉब घुमाने का मतलब होता है कि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे वैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब कितने लोग हैं जिनको दो चार एफएम के नाम मालूम है, एफएम रेडियो के? किसी को मालूम है? नो सर। 98.6। अरे इसका नाम सुना है? बिग एफएम। बिग एफएम एक क्या होता है? रेडियो मिर्ची। और क्या क्या है? ये कितना होता है? 92.7। और रेडियो मिर्ची कितना है? 93.5। एक कोई और होता है, कुछ भी नाम दे दीजिए, XYZ, ये होता है 98.3 पर। इसके बाद एक होता है 101 पर, एक होता है 103 पर। इस तरह के आपके रेडियो चैनल होते हैं। चलिए अब मान लीजिए आपके पास है अपनी डिवाइस, ये हो गई आपकी डिवाइस। इस डिवाइस में ये लगा है नॉब। अब आप नॉब घुमा रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो चेंज हो रही है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जैसे ही किसी पर्टिकुलर सी के लिए इनमें से कोई वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही कोई वैल्यू मिलेगी, भाई देखिए आपने एल फिक्स कर लिया, 2 पाई पहले से फिक्स, सी घुमा रहे हैं, तो सी की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए इन तीनों में से कुछ एक मिल जाएगा, वही गाना आपके रेडियो में बजने लगेगा। फिर थोड़ा आप और घुमाते हैं तो वैल्यू और चेंज होती है, फिर हो सकता है इस पर मैच कर जाए तो ये गाना बजने लगता है, फिर हो सकता है इस पे मैच कर जाए ये गाना बजने लगता है। इस तरह आपका रेडियो काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं एक ग्राफ बनाकर आपको बताऊं, जैसे ये आपका ग्राफ था फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपकी हो गई रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि हम बजाना चाह रहे हैं, क्या बजाना चाह रहे हैं? हम बजाना चाह रहे हैं 93.5, तो हमने 93.5 पर रखा हुआ है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत ये है, 93.5 पर जो करंट है आई, वो क्या है? मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। यानी कि ये आपको बढ़िया सुनाई देगा। अगर आप लोगों ने वाकई में एफएम यूज किया होगा तो आपको मालूम होगा, जैसे ही आप चैनल के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं तो हल्की हल्की किरकिराहट की आवाज आने लगती है, या कभी कभी दो चैनल आपस यस में सर। हल्के हल्के ओवरलैप करने लगते हैं। वो ओवरलैप इसलिए करने लगते हैं यस सर। कि आप चाहते हैं कि हम 93.5 पर बजाएं, लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी की बात करें जो यहां पर होगी, इस फ्रीक्वेंसी की बात करें जो यहां पर होगी, यानी कि इससे थोड़ा पहले, यानी कि इसको मान लीजिए 93.1 और इसको मान लीजिए 93.7, बजाना आपको कहाँ है? 93.5 पर। 93.5 पर करंट का एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है, लेकिन 93.1 और 93.7 पर भी ठीक ठाक है। मतलब बिल्कुल खत्म नहीं है कि ये सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल खत्म नहीं है कि ये सुनाई नहीं देगा, ये मैक्सिमम से थोड़ा कम है। ठीक है ना, मैक्सिमम से ये क्या है? थोड़ा सा कम।
तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखें, क्यों ध्यान से देखें, जैसे मैंने 3 चैनल लिखे हैं, 92.7 चैनल बनाया गया, तो 92.8 भी तो बनाया जा सकता था, 92.9 भी बनाया जा सकता था, सीधे 93.5 पर क्यों पहुंचे? वो इसीलिए पहुंचे कि ताकि ओवरलैपिंग ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा और दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहां पहुंचे, अब ये क्या है, मान लीजिए ये है 93.3। अब देखिए 93.3 पहुंचते पहुंचते करंट बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है, यानी कि 93.3 वाला डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। अब यहां से ये ग्राफ फिर से ऐसे उठना शुरू करेगा और यहां कहां पहुंच जाएगा, 93.5 पर। तो ये 93.5 आपको फिर बढ़िया सुनाई देने लगेगा, भाई आप ऐसे घुमाते चले जा रहे हैं। तो 93.5 से जैसे ही आप यहां पहुंचे, सॉरी उल्टा चल दिए क्या हम लोग, मतलब आगे जाना है कुल मिलाकर, तो रिवर्स आ गए, 93.7 हो गया। अब मान लीजिए यहां पर आप घूमते घूमते पहुंचे 97.1 पर, और ये क्या मिल गया, 98.3। तो कहने का मतलब ये है कि दो कोई भी एफएम चैनल के बीच में जो थोड़ा बहुत मार्जिन डिस्टेंस रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं ताकि ओवरलैपिंग ना हो। जैसे मान लीजिए अब 92.7 बहुत फेमस एफएम है, अब आप गए अपने लिए एफएम का चैनल पास कराने, अब आपने कहा कि हमको भैया 92.8 दे दो। आपने ये दिमाग लगाया कि बिल्कुल जस्ट अगल बगल हैं, हो सकता है कि नॉब घुमाने में अगर किसी से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा गाना सुनने लगेगा, हमारा गाना सुनना लगेगा तो हमारा फायदा हो जाएगा। इसीलिए कंपनियां जो है, रेडियो चैनल वाले, जो सरकार है, वो इस तरह के चैनल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। वो क्या करती है, थोड़ा दूर लीजिए, अपनी पहचान खुद बनाइए, बगल वाले के जुगाड़ से ना काम चलाइए, ठीक है। तो आप क्या बदलते हैं, नॉब घुमाते हैं तो क्या बदलते हैं, कैपेसिटेंस बदलते हैं। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है यस सर। कि कहां तक की करंट, कहां तक की फ्रीक्वेंसी हमको डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे हमने कहा कि हमें चाहिए तो मैक्सिमम वाली, लेकिन कहां तक की फ्रीक्वेंसी हमको डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये आपकी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसी का नाम दे दीजिए क्या, F1, और इसका नाम दे दीजिए F2, या ओमेगा के नाम पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ, ओमेगा नॉट, और ये है ओमेगा, और ये है ओमेगा 2। जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का √2 हो, समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम करंट का क्या हो, 1/√2 हो, वहां तक की फ्रीक्वेंसी आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी, वहां तक की फ्रीक्वेंसी आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी। क्योंकि आप यहां देख लीजिए ठीक ठाक वैल्यू है, 1/√2 ही कम हुई है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, समझ रहे हैं। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इसलिए बोलते हैं कि अगर आप अपने पावर वाले एक्सप्रेशन में करंट की वैल्यू ये रख देंगे तो जो P मैक्स है वो P मैक्स बाई 2 हो जाएगा, रख कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इन फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर क्या हो जाए, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2, जहां करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2, या जहां पावर क्या हो जाए, अपना हाफ हो जाए, इसलिए नाम क्या पड़ा है, हाफ पावर मैक्सिमम। आप रख कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है, एक शब्द आपने सुना होगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है कि कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा आपके फ्रीक्वेंसी का फैलाव है, मतलब कहां तक आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक काम कर रही है। तो यहां से यहां तक देखिए, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच में ठीक ठाक वैल्यूज हमको मिल रही हैं। तो बैंडविड्थ हम लोग निकालते हैं कैसे, डेल्टा ओमेगा से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है R/L, R/L। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाकर ये बताइए कि हम क्या चाहेंगे, कि बैंडविड्थ ज्यादा हो या बैंडविड्थ कम हो, मतलब अच्छा हमारे लिए क्या है, ज्यादा हम चाहेंगे कि ज्यादा हो। और बताइए, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? कम सर। बैंडविड्थ ज्यादा वाला ग्राफ भी मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा आपको देखने में ही आए। बैंडविड्थ ज्यादा का मतलब ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है,
ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये हो गई आपकी ओमेगा नॉट। ये देखिए बैंडविड्थ ज्यादा है, मतलब फैला हुआ है। कम सर। अरे यार ये बताओ कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए डिस्टरबेंस कम हो। भाई अगर हम 93.5 के मालिक हैं तो हम यही है ना कि गाना केवल 93.5 पर बजे, अगल बगल ना बजे। यानी कि हम चाहेंगे कि ये क्या हो, जितना पतला से पतला हो सके, ताकि वेरिएशन ना आए, सीधे कहां पहुंच जाएं आप 93.5 पर। अब यहां पर देखो ये फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब करेगी, ये भी डिस्टर्ब करेगी, ये भी डिस्टर्ब करेगी, ये भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इनके लिए भी वैल्यू क्या है, ठीक ठाक है। यहां पर क्या है कि जैसे ही अगर ये और शार्प होगा, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, देखिए ये मैक्सिमम है, और जैसे ही आप थोड़ा सा अगल बगल जाएंगे तो वैल्यू घट के क्या हो जाएगी, बिल्कुल और कम हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि बैंडविड्थ हमेशा क्या रहे, कम से कम। ठीक है ना। जब बैंडविड्थ आपकी कम से कम होगी, बैंडविड्थ मिनिमम होगी, रेजोनेंस का मतलब ये जो आप चोटी बनाए हुए हैं, ये चोटी जितनी बैंडविड्थ कम, देखिए जितनी, देखिए ये कितना बेकार लग रहा है देखने में, शार्प नहीं लग रहा। शार्प का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल तीखा। जैसे ये देखिए, ये देखिए ये बढ़िया है। अब इसी में इस तरह बना दें तो ये देखिए ये बेकार है। तो बैंडविड्थ हमको चाहिए कम से कम। जब बैंडविड्थ कम होगी तो रेजोनेंस क्या होगा, सबसे बेहतरीन शार्प रेजोनेंस। अब पूछ लेता है कभी कभी कि बैंडविड्थ कम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए आपके पास तीन चीजें थी, LCR। यहां पर जो बैंडविड्थ है वो दो टर्म पे सीधे सीधे डिपेंडेंस दिखा रही है। अगर इसको कम करना है तो आर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। पूछता है कि गुड रिजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या है। तो गुड रिजोनेंस के लिए मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, मतलब शार्प रिजोनेंस के लिए पहली चीज आर क्या होना चाहिए, मिनिमम। देखिए ये जब कम होगा ऊपर वाला न्यूमरेटर, तभी तो ये कम होगा। और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ज्यादा, मैक्सिमम। सही है कि नहीं। जब ये ज्यादा होगा तो यस ये सर। क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अभी अभी सी पर हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि सी का क्या करना है। तो सी के लिए हमारे पास जो एक टर्म नया आता है वो आता है, क्या आता है, क्वालिटी फैक्टर। क्या आता है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है कि आपकी क्वालिटी कितनी है। आपकी क्वालिटी का मतलब इस रिजोनेंस की क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी फैक्टर। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल क्यू से। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू बराबर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ, डिवाइड बाई बैंडविड्थ। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं, चलिए यहीं पे नीचे दिख रहा होगा। तो क्यू बराबर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भैया कितनी है, याद करिए रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती, 1/√LC होती थी कि नहीं। 1/√, और नीचे क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ है क्या, R/L। तो R/L है तो R कहां रह जाएगा, नीचे, और L कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया L। सही है। अब देखिए जरा, अगर मैं इस L को अंडर रूट में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं L² / LC, और नीचे अलग से क्या है, 1/R। लिख सकते हैं कि नहीं, यस। लिख सकते हैं ना। तो एक L से एक L कैंसिल, और Q का जो फॉर्मूला आया वो आया 1/R अंडर रूट L/C। अब यहां देखिए L, C और R तीनों मिल गए, ठीक है ना, L, C और R। क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना है तो रेजिस्टेंस कम, ये डिनोमिनेटर में है, ये क्या होना चाहिए, कम। L क्या होना चाहिए, ज्यादा, और C भी क्या होना चाहिए, कम। तो C भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यस सर।
अब देखिए इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है और वो बच रहा है, वो है आपका एलसी सर्किट। मैंने बताया था कि एलसी सर्किट स्पेशल टाइप का सर्किट होता है जिसको हम लोग एलसी ऑसिलेशन भी बोलते हैं। उसको उसका दूसरा नाम टैंक सर्किट भी होता है। एलसी सर्किट देखिए एल क्या होता है, जो इंडक्टर होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो बिना किसी सप्लाई वोल्टेज लगाए, बिना कोई सप्लाई वोल्टेज लगाए अपने पास वोल्टेज हमको मिलता रहता है, करंट हमको मिलती रहती है। ये खास बात है इस सर्किट की। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो पूछ लीजिएगा। कल हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर वो टॉपिक थोड़ा पहले खत्म हो जाता है अपने टाइम से तो हम लोग कल एलसी सर्किट को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मर क्योंकि हमारा एसी का ही चैप्टर था, अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन मुझे लगता है कि जितेंद्र सर उसको पढ़ा के गए हैं। मैंने वीडियो देखा था तो मुझे लगता है कि वो पढ़ा चुके हैं। यस सर। पढ़ाए हैं ना? क्लास में कौन कौन था? यस सर, पढ़ाए हैं। पढ़ाए। तो बस इस चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक बचता है, वो है आपका एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट। उसी का नाम है टैंक सर्किट। तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर बताइएगा। ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मंडे से आपकी शुरू हो जाएगी ऑप्टिक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मिलते हैं कल। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। यस सर।